बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी कोई औलाद न थी। एक दिन अचानक एक फकीरनी दरवाजे पर आई और एक बच्चा मेरी गोद में डाल कर बोली, ये बच्चा तुम्हारा है। फिर वो फकीरनी हर जुमेरात को आती। जब वह इसे बच्चा देने लगती तो वो भाग जाती। एक दिन बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मैं घबरा कर इसे अस्पताल ले गई और जो ही मेरी नज़र सामने पड़ी तो मेरी आंखें फट पड़ी कि वो फकीरनी तो मेरे शोहर के साथ। मेरा नाम महनूर है। आज मेरी शादी की 5वीं सालगिरह थी। पिछले 4 साल से मैं और हारिस हर बार ही ये दिन बहुत अच्छे तरीके से मनाया करते थे, क्योंकि हारिस की और मेरी पसंद की शादी थी। हम दोनों यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे। वैसे तो हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर शुरुआत हारिस की तरफ से हुई थी। थोड़ी बहुत बातचीत तो होती ही रहती, मगर यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन हारिस ने मुझे शादी के लिए कहा तो मैंने भी हाँ कर दी। इसके बाद हारिस ने मेरे घर रिश्ता भेजा। मेरे बाबा इतने सख्त और पुरानी सोच के नहीं थे, इसलिए वो इस रिश्ते के लिए मान गए और हमारी शादी हो गई। मेरे ससुराल में ज्यादा लोग भी न थे, बस एक नंद और सास ही थी। ससुर का तो 1 साल पहले ही इंतकाल हो गया था। मदीहा हारिस से छोटी थी, अभी पढ़ रही थी। वो एक खुश इखलाक लड़की थी, हमेशा मुझे इज्जत देती। मेरी सास भी अच्छी खातून थी। इनका रवैया भी मेरे साथ रिवायती सासों जैसा न था। बहुत अच्छा गुजर रहा था। शादी को 1 साल गुजरा। खानदान में जहां जाती पहला सवाल यही होता, कोई खुशखबरी है या नहीं। शुरू शुरू में तो सब इस बात को नजरअंदाज कर जाते, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता सबका सवाल करना शुरू हो गया। घर में मेरी सास से मिलने जो भी औरत आती यही सवाल करती, जिससे इनका अच्छा खासा मूड खराब हो जाता। वो जो पहले मेरे साथ अच्छा रवैया रखे हुए थी, आहिस्ता आहिस्ता इनका रवैया मेरे साथ खराब रहने लगा। वो छोटी छोटी बात का गुस्सा करने लगी थी। मेरी तो जैसे हर बात इन्हें बुरी लगने लगी थी। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी इन्हें खुश करने में नाकाम में रहती। वक्त गुजरता जा रहा था और इसके साथ साथ इनका रवैया और खराब होता जा रहा था। पहले तो वो सिर्फ बातों बातों में मुझे औलाद न होने के ताने दिया करती थी, मगर अब वो बगैर किसी लिहाज के मुझे ताने देने लगी। शुरू शुरू में तो हारिस मेरी साइड लिया करते थे, अपनी अम्मी से कहा करते इसमें इसका क्या कसूर है, मगर बाद में उन्होंने भी हथियार डाल दिए। वो भी अपनी माँ के सामने खामोश रहते, मुझे भी कुछ न कहते। खैर मैं तो वैसे भी इनकी सारी बातें खामोशी से सुन लिया करती थी। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकती थी। मदीहा का रवैया मेरी सास के मुकाबले में फिर भी ठीक होता। हमारी शादी को 3 साल गुजर चुके थे। अब मदीहा की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। मेरी सास ने इसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। जब भी किसी रिश्ते वाले ने आना होता तो वो मुझे मेरे घर भेज दिया करती, ताकि मुझे देखकर कोई इनसे सवाल न करे। एक दो दफा तो मैंने जाने से इनकार कर दिया कि ये मेरा भी घर है, मैं क्यों चली जाऊं, मगर फिर हारिस के कहने पर मुझे जाना पड़ता था और मैं खामोशी से अपने घर चली जाया करती। वहां मेरी अम्मी मेरे घर आने से परेशान रहने लगी थी। हम 4 बहनें थी, भाई कोई न था। सब मुझसे छोटी थी। अम्मी को ये डर था, अगर हारिस ने अपनी माँ की बातों में आकर मुझे छोड़ दिया तो फिर मेरी बाकी बहनों का क्या बनेगा, इनसे कौन शादी करेगा। क्योंकि ये हमारे माशरे का एक इंतहाई गलत रिवाज है कि अगर एक घर में एक बेटी को किसी भी वजह से तलाक हो जाए तो इस घर में लोग ये सोच कर रिश्ता नहीं करते कि एक बहन ने घर नहीं बसाया तो दूसरी क्या बसाएगी, जबकि ये एक इंतहाई गलत सोच है। गलत वो लोग भी तो हो सकते हैं, ये जरूरी तो नहीं कि हर बार गलती सिर्फ लड़की की हुआ करे, तो इसकी बहन की क्या गलती। यही सब जब मैं अपनी अम्मी से कहती तो वो कहा करती थी, तुम्हारे कहने से ना तो लोग बदलेंगे ना ही इनकी सोच, तो जो जैसे है ऐसे वैसे कबूल कर लो। मैं भी ये सोच कर खामोश हो जाया करती। वो कहीं ना कहीं ठीक ही तो कहती थी। यही दस्तूर है दुनिया का और इसी वजह से मुझे अपनी सास की वो बातें भी बर्दाश्त करना पड़ती थी, जो सरासर गलत हुआ करती थी। मगर मरती क्या न करती, कोई रास्ता भी न था। घर में बहनों की फिक्र थी, इसलिए अपना घर तो किसी सूरत भी बचाना था। मुझे अपनी अम्मी के घर आए 1 हफ्ता हो चुका था, मगर अभी तक हारिस मुझे लेने नहीं आए थे। मैं जब भी फोन करके कहती मुझे लेने आ जाएं तो वो किसी काम का बहाना बनाकर
آنے سے انکار کر دیتے۔ پھر ایک دن امی نے کہا کہ وہ خود ہی مجھے چھوڑ آئیں گی۔ میں نے اپنا سارا سامان پیک کیا، امی کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر جا کر دیکھا تو وہاں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں۔ مدیحہ کا رشتہ پکا ہو چکا تھا اور ان لوگوں کو شادی کی جلدی تھی، اسی لیے شادی اگلے ہفتے ہو رہی تھی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی اور امی مجھے چھوڑ کر گھر واپس جا چکی تھی۔ میں نے سوچا تھا رات کو حارث سے اس بارے میں بات کروں گی۔ گھر میں اتنی بڑی بات ہو گئی اور مجھے کسی نے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ آخر کو میں بھی اسی گھر کا فرد تھی، مگر رات کو میرے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی میری ساس نے شور ڈال دیا۔ وہ حارث سے کہہ رہی تھی کہ مجھے واپس میرے گھر بھیج دے۔ ان کی بات سن کر جو میں اپنے کمرے میں تھی باہر حال میں آ گئی۔ ان سے اپنے یہاں سے بھیجنے کی وجہ پوچھی، جس پر انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی پر کسی بھی بانجھ عورت کا سایہ اس پر پڑنے نہیں دینا چاہتی۔ ان کی بیٹی کی نئی زندگی کی شروعات ہونے والی تھی، جیسے وہ کبھی خراب نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ مگر اس بار حارث نے ان کی بات رد کر دی۔ حارث کے بہت بار کہنے پر وہ مان گئی تھی، مگر شادی کے کسی بھی کام میں انہوں نے مجھے شامل نہیں کیا تھا۔ بس ایک مہمان کی طرح ایک کونے میں کھڑا کر دیا، نہ کوئی رسم کرنے دی اور نہ ہی کچھ اور۔ آتی جاتی عورتیں مجھے ایسے دیکھتی جیسے میں انسان نہیں، کوئی عجیب سی مخلوق ہوں جو ان سب میں موجود الگ ہی الگ لگ رہی ہوں۔ زیادہ تو کچھ نہیں ہوا، مگر ہاں شادی میں ایک دو تصویریں اچھی آ ہی گئی تھیں۔ مدیحہ کی شادی تو خیر سے ہو چکی تھی اور اب مجھے اپنی ساس کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ہماری شادی کو 5 سال گزر چکے تھے، اس لیے وہ اب حارث کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میرے پاس دعا کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں بس دعا کرتی رہتی اور اپنے دروازے پر آنے والے ہر سوالی سے دعا کا کہا کرتی۔ ایک دن اچانک ایک فقیرنی میرے دروازے پر آئی اور ایک بچہ میری گود میں ڈال کر بولی، یہ تمہارا بچہ ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی وہ وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اس بچے کو یہیں چھوڑ دوں یا اندر لے چلوں۔ جب اس نظر اس بچے پر گئی تو اس کی معصومیت دیکھ کر اسے اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ میری ساس میرے پاس بچہ دیکھ کر حیران ہوتی میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی، یہ کس کا بچہ ہے اور تم اسے کہاں سے لے کر آئی ہو؟ میں نے ساری بات انہیں بتا دی، جس پر انہوں نے مجھے یہ بچہ واپس کرنے کا کہا۔ مگر اس دن کے بعد وہ فقیرنی مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی۔ جس دن وہ بچہ دے کر گئی تھی وہ جمعرات کا دن تھا۔ اس کا انتظار کرتے کرتے ایک ہفتہ گزر چکا تھا جب وہی فقیرنی دوبارہ سے دروازے پر آئی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اسے روکا اور کہا اپنا بچہ لے کر جائے، مگر جیسے ہی میں اندر آ کر بچے کو لے کر گئی تو وہ فقیرنی جا چکی تھی۔ ایک ہفتہ اس بچے کے ساتھ گزار کر اچھا لگا تھا۔ وہ بہت پیارا بچہ تھا اور حارث کو بھی اس سے لگاؤ سا ہو گیا تھا۔ مجھ سے زیادہ حارث کو اس بچے سے لگاؤ تھا۔ وہ اس کے لیے چیزیں لے کر آتے، بہت سارا سامان لے کر آتے، مگر میری ساس اس بات سے کافی غصے میں تھی۔ ان کا کہنا تھا جتنی جلدی ہو سکے اس بچے کو اس فقیرنی کے حوالے کر دیں۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ اب کی بات جب وہ آئے گی تو یہ بچہ اسے لوٹا دوں گی۔ اسی طرح ایک ہفتہ اور گزر گیا تھا اور آج پھر جمعرات کا دن تھا۔ وہ فقیرنی آج پھر آئی تھی اور مجھے معلوم تھا وہی آئی ہوگی۔ پچھلی بار کی طرح وہ پھر سے بھاگ نہ جائے، اس لیے اس بار میں بچے کو ساتھ ہی لے کر گئی تھی تاکہ اسے اسی وقت بچہ واپس کر سکوں۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہی فقیرنی سامنے کھڑی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج تک اس نے بھیک میں کچھ نہیں مانگا تھا۔ جب سے وہ یہاں آ رہی تھی پہلی بار بچہ دیا، اس کے بعد بھی جب آئی اس نے کچھ نہیں مانگا تھا، بس خاموشی سے چلی گئی تھی۔ خیر میں نے بچہ اس کی طرف بڑھایا اور کہا اسے لے جاؤ ساتھ، یہ میرا نہیں ہے اور نہ ہی میں اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہوں۔ اس نے کہا یہ تمہارا ہی ہے، بس اسے اللہ کی دین سمجھ کر قبول کر لو اور اپنے پاس رکھو، اپنی اولاد کی طرح اس کی دیکھ بھال کرو، اس کی پرورش کرو۔ یہ آج سے تمہاری اولاد ہے، بس یہ سمجھو کہ جو دعائیں تم نے اللہ سے مانگی تھی وہی پوری ہو گئی۔ اب تمہاری ساس بھی اولاد کا طعنہ نہیں دے گی۔ یہ سب کہتی وہ پھر سے وہاں سے جا چکی تھی اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ اسے کیسے بتا کہ میری ساس مجھے یہ طعنہ دیتی ہے۔ پھر یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی کہ ایسا تو ہر جگہ ہوتا ہے، اولاد نہ ہونے پر سب سسرال والے طعنے تو دیتے ہیں۔
यही सोचकर इसने कहा होगा। मैं वो बच्चा फिर से घर में वापस ले आई, जिससे मेरी सास तो ज्यादा खुश नहीं थी, मगर हारिस बहुत खुश थे। जब मैंने इनको इस फकीरनी की सारी बातें बताई तो इन्होंने भी कहा, हम इस बच्चे को रख लेते हैं, यही समझकर कि अल्लाह ने हमारी सुन ली। हारिस को खुश देखकर मैं भी मुतमईन हो गई थी कि चलो ठीक है। हारिस ने अपनी पसंद से इसका नाम रखा था। वो बच्चा लड़का था, इसलिए इसका नाम हारिस ने हैदर रखा। हारिस को ये नाम बहुत पहले से पसंद था और वो अक्सर मुझसे कहता था कि अगर के अपने बेटे का नाम हम हैदर रखेंगे। शुरू शुरू में मुझे हारिस की बच्चे से इतनी दिलचस्पी कुछ अजीब लगी थी, मगर ये सोचकर चुप थी कि इसे काफी पसंद थे। शायद इसीलिए वो फिर एक दिन मैं अम्मी से मिलने घर गई तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि जो भी ठीक है, इस तरह कम से कम मेरी सास तो ना मुझे बेऔलाद होने का ताना देंगी और ना ही वो हारिस की दूसरी शादी का सोचेंगी। उन्होंने मुझे कहा कि ये बच्चा मेरे लिए शायद मेरी दुआओं का असर है, और अब अगर वो फकीरनी इसे लेने वापस आए भी तो तुम ये बच्चा इसे वापस ना करो। मैं भी उसे सोच कर बच्चे को कबूल कर लिया कि ये सोचे समझे बगैर वो बच्चा किसका था और इस औरत ने मुझे क्यों दिया था, क्योंकि अम्मी की सारी बातें ठीक हुई तो थी। इस बच्चे के आने से मेरे सारे मसाइल हल हो रहे थे। हारिस का भी बच्चे को लगाव था, ऐसे में बच्चे को अपने पास रख लेना ही ठीक था। वैसे भी वो था ही इतना प्यारा बच्चा, मेरा भी तो इस पर दिल सा आ गया था। हर गुजरते दिन के साथ वो मुझे ज्यादा अजीज होने लगा था और अब तो मेरी सास भी इस बात पर खामोश हो गई थी। हारिस के कहने पर उन्होंने अपने बच्चे को वापस करने वाली जिद छोड़ दी थी, और मेरे लिए इससे बड़ी क्या बात होती कि वो खामोश थी। बस मैंने भी अपनी किस्मत समझकर इसे अपने सीने से लगा लिया था। हारिस ने भी, हम दोनों ही इस बच्चे के आने से खुश थे। ये हमारी जिंदगी में आने वाला एक बहुत बड़ा बदलाव था, और अब तो वो फकीरनी भी 2 हफ्तों से नहीं आई थी। हम खुश रहने लगे थे। हमने अपनी ही एक छोटी सी दुनिया बसा ली थी, और अब तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास भी बच्चे से प्यार करने लगी थी। हारिस के समझाने पर वो भी समझ चुकी थी। अब इस बच्चे को हमारे पास आए 1 महीना गुजर चुका था। मदीहा भी मिलने के लिए आई थी और बहुत सारी चीजें बच्चे के लिए लेकर आई थी। वो शुरू से ही खुश अखलाक थी, मिलजुल कर रहने वाली, सबकी खुशी में खुश रहने वाली। और फिर यहाँ तो बात इसके अपने भाई और भाभी की थी। इसे तो हमेशा घर में रौनक पसंद थी, इसीलिए इसने एक छोटा सा फंक्शन बच्चे के आने की खुशी में रखा। मेरी सास ने इसे बहुत मना किया, मगर इसकी जिद तो वो हमेशा ही मान लिया करती थी। आज भी वो मान ही गई थी। फंक्शन की सारी तैयारी इसने अपने हिसाब से की थी और करीबी लोगों को बुलाया था। मेरे घर वाले भी आए थे और अम्मी तो ये सब देखकर बहुत ही खुश हुई थी कि चलो इस बच्चे के सहारे ही सही मुझे इस घर में कुछ इज्जत और मुकाम तो मिला था। जो भी था, लेकिन पहले की तरह अब किसी के ताने मुझे सुनने नहीं पड़ते थे, और यही मेरी जिंदगी के सुकून के लिए काफी था। फंक्शन मेरी तवक्को से भी ज्यादा अच्छा गुजरा था। सब ने आकर मुबारकबाद दी, तोहफे तहाइफ भी दिए। मदीहा भी अपने घर से जाने की तैयारी में थी, जब मैंने इसे रोक लिया कि आज यहीं रुक जाए। वो रुक गई थी। अगले दिन जुमेरात थी, जहां मैं पहले इस फकीरनी के आने का इंतजार किया करती थी, वहीं अब दिल में दुआ किया करती कि अब वो कभी पलट कर वापस ना आए, क्योंकि मुझे डर था कि अगर कहीं इसने वापस आकर मुझसे बच्चा वापस मांग लिया तो अब तो सारे खानदान में ये बात पता चल चुकी थी, और अब तो कहीं इतने सालों बाद मेरी जिंदगी में थोड़ी खुशी आई थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो चली जाए। दरवाजे पर दस्तक हुई और इसके साथ ही मेरा गला मुझे खुश्क होता महसूस हुआ। मैंने जाकर देखा तो वही फकीरनी आज फिर आई थी, जो पिछले कई हफ्तों से नहीं आ रही थी। इसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बच्चे का पूछा। मेरे चेहरे पर वो परेशानी के असरात शायद देख सकती थी, इसलिए बोल पड़ी, तुम फिक्र मत करो, मैं बच्चा वापस लेने नहीं आई, बस ये देखने आई थी कि वो यहाँ ठीक है। और तुम्हारे चेहरे पर जो खौफ मुझे देख कर आया है, इससे साफ पता चल रहा है कि तुमने इस बच्चे को अपना लिया है। मैं खुश हूँ इस बात से। वो ये कहती जा चुकी थी, मैं भी दरवाजा बंद करके आई ही थी जब मदीहा ने मुझे देखकर बुलाया। इसने पूछा था क्या बात है जो मैं परेशान हूँ, मगर मैं ये सारी बातें इसे बताना नहीं चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं कहकर अपने कमरे में चली आई। जहाँ इस बच्चे के मिलने की खुशी थी, वहाँ एक बहुत
جو مجھے عجیب لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ آخر وہ عورت ہے کون، اور یہ کس کا بچہ ہے جو اس نے مجھے دے رکھا ہے۔ اس کا اپنا تو نہیں ہو سکتا، اپنا بچہ بھلا کون کسی کو دیتا ہے، تو پھر یہ کس کا بچہ ہے؟ وہ عورت مجھ پر اتنی بڑی مہربانی کیوں کر رہی تھی، اور اسے کیسے پتا تھا کہ میری اولاد نہیں ہے؟ وہ میرے بارے میں کیسے جانتی تھی، جبکہ میری تو اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی میں نے اسے آج سے پہلے کبھی اس گلی محلے میں دیکھا تھا۔ پھر وہ کون تھی؟ یہی سوال میرے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب کی بار جب وہ آئے گی تو اس سے اس بارے میں ضرور پوچھوں گی، مگر اس کے بعد 2 ہفتے گزر چکے تھے، وہ فقیرنی نہیں آئی۔ حارث سے بھی اس معاملے میں بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ میں زیادہ سوچتی ہوں، بس جو جیسا چل رہا ہے اسے چلنے دو۔ وقت گزرتا گیا اور اب 5 مہینے گزر چکے تھے۔ میں نے بھی یہ سارے سوال اپنے دماغ سے نکال دیے، اور وہ فقیرنی اب کبھی مجھے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ میری چھوٹی بہن کی شادی رکھی گئی اور عموماً جیسا کہ ہوتا ہے میں شادی سے پہلے ہی وہاں چلی گئی تھی رہنے کے لیے۔ میری ممانی بھی آئی ہوئی تھی۔ میرے پاس بچے کو دیکھ کر انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا تو امی نے فقیرنی کا بتانے کی بجائے یہ کہہ دیا کہ ہم نے بچے کو گود لیا ہے۔ امی کی بات سن کر وہ حیران ہوئی تھی اور کہنے لگی کہ حارث مان گیا تھا اس بات پر، اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے منع نہیں کیا۔ ان کی اس بات پر میں نے انہیں دیکھا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی۔ پھر میں نے ان سے کہا کیوں ممانی، انہیں کیا اعتراض ہوگا، وہ خوش ہے۔ میری بات سن کر وہ اور زیادہ حیران ہوئی تھی اور کہنے لگی تھی تمہاری ساس نے بھی کچھ نہیں کہا؟ ویسے شوہر کے معاملے میں بڑی اچھی قسمت پائی ہے تم نے، ورنہ تو لوگ دوسری شادی کر لیتے ہیں، کسی اور کی اولاد کو کبھی سینے سے نہیں لگاتے۔ حارث نے تو بھائی کمال کر دیا، کیسے کسی اور کا بچہ خوشی خوشی پال رہا ہے، جبکہ وہ چاہتا تو دوسری شادی بھی کر سکتا تھا۔ بھائی مجھے تو بڑی حیرت ہے، کیا واقعی وہ اتنا اچھا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بس تمہارے سامنے ہی اچھا بن رہا ہو، حقیقت کچھ اور ہی نکلے۔ آج کل تو مرد اگر دوسری شادی بھی کرے تو بھی عورت کی پہلی اولاد کو کبھی قبول نہیں کرتا، اور اس نے ایک انجان بچے کو قبول کر لیا۔ ان کی باتیں سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گئی تھی، جو بھی تھا وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، کہیں کچھ ایسا تو نہیں تھا جو میری آنکھوں سے اوجھل تھا، جو میں نہیں جانتی تھی۔ حارث کی بچے سے اتنی محبت پر پہلے مجھے بھی حیرت ہوئی تھی، مگر میں یہ سوچ کر خاموش رہی کہ اسے بچے پسند ہیں، شاید اسی لیے۔ مگر ممانی کی باتوں نے مجھے نئی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے دن گزرے اور ماہا کی شادی کے بعد میں اپنے گھر آ گئی۔ ممانی کی کہی ساری باتیں میرے دماغ میں گھومتی رہتی تھی، اور میں نے یہی سوچ کر حارث پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ غور کرنے پر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا تھا، حارث جو پہلے بہت کم موبائل فون استعمال کیا کرتا تھا، اب زیادہ استعمال کرنے لگا تھا۔ وہ تو دفتر سے گھر آ کر فون کو ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا، اور اب وہ زیادہ فون ہی میں مصروف رہتا۔ پہلے تو میں بچے کی وجہ سے اس پر دھیان نہ دیتی، مگر ممانی کی باتوں کے بعد میں نے غور کرنا شروع کیا۔ وہ اکثر فون میں کچھ دیکھ دیکھ کر مسکراتے اور میرے پوچھنے پر نہیں میں سر ہلا کر چپ ہو جاتے۔ میں کوئی بات کرتی بھی ان کا دھیان فون میں ہوتا تو وہ دوبارہ مجھ سے پوچھتے کیا کہہ رہی تھی تم؟ میری پریشانی اب بڑھنے لگی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ حارث سے اس بارے میں کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی، پوچھتی تو کیا پوچھتی کہ وہ اس بچے کو اتنا پیار کیوں کرتا ہے، یا یہ پوچھتی تو وہ فون کیوں استعمال کرتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہی جتنی میرے لیے کہنے پہ فضول لگتی تھی، اتنی ہی اسے بھی سننے پہ فضول لگتی۔ وہ ہر چھٹی کے دن ہمارے باہر لے کے جاتے، ہمیں بچے کے لیے ڈھیروں شاپنگ کرتے، ہر چیز اس کے لیے خریدتے۔ ان کا تو بس نہ چلتا، دنیا کی ہر چیز اس کے لیے لے آئے۔ اتنا سب تو کوئی اپنے بچے کے لیے ہی نہیں کرتا، مگر حارث اتنا سب کیوں کر رہا تھا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ آج حارث کے دفتر جانے کے بعد سے ہی بچہ بہت رو رہا تھا۔ مجھے اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا حارث آ جائے گا تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، مگر اچانک ہی اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور میں اپنی ساس کے ساتھ اسے ہسپتال لے گئی۔ راستے میں حارث کو بھی فون کر دیا تھا کہ وہ بھی وہیں آ جائے۔
अब लोग बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच चुके थे और अब इसे अंदर डॉक्टर के पास लेकर गए थे। हारिस भी आ चुका था। मुझसे ज्यादा परेशानी इसके चेहरे पर थी। आते ही वो मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ था? मैंने सारी बात बता दी कि अचानक ही तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर्स दवाएं वगैरह दी थी और अब बच्चा पहले से बेहतर था। हारिस बाहर डॉक्टर से बात करने गया। काफी देर बाद जब वो नहीं आया तो अपनी सास को बच्चे के पास छोड़कर मैं भी कमरे से बाहर हारिस को देखने चली आई थी। अचानक ही मेरी नजर सामने खड़े हारिस पर गई और वो अकेला नहीं था। इसके साथ कोई औरत भी मौजूद थी और यह देखकर मेरी आंखें फट पड़ी कि वो औरत कोई और नहीं थी बल्कि वही फकीरनी थी। इसे देखकर मुझे हैरत का शिद्दत से झटका लगा था। पहले तो वो औरत मुझसे पहचानी नहीं गई थी क्योंकि इसकी हालत ऐसी थी कि वो कहीं से भी वही फकीरनी नहीं लग रही थी। फिर जरा गौर करने पर मुझे इसकी शक्ल याद आ गई। मगर वो यहाँ क्या कर रही थी, वो भी हारिस के साथ? ये बात कुछ ठीक नहीं थी। मैं फौरन से तेज कदमों से वहां पहुंची, मगर वो मेरे वहां आने से पहले ही वहां से जा चुकी थी। मैंने हारिस से पूछा, कौन थी ये औरत? तो इसने कहा वो नहीं जानता, इसे किसी कमरे का पूछ रही थी। ये कहकर वो चल पड़ा। मगर जिस तरह वो इससे बात कर रही थी, कहीं से ये नहीं लग रहा था कि वो कोई अजनबी थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो एक दूसरे को जानते हों। मुझे वहीं खड़ा देखकर हारिस ने मुझे हल्का सा हिलाया और अपने साथ चलने का कहा। हम दोनों अब बच्चे के पास मौजूद थे। डॉक्टर ने घर जाने की इजाजत दे दी। हम लोग दवा वगैरह लेकर अब घर जा रहे थे। अगले दिन हारिस ने दफ्तर से छुट्टी ले ली। वो घर पर ही था। वो खुद ही इसे दवा देता, जरा सा रोने पर इसे खुद ही उठा लेता। मुझे भी इसने कोई और काम नहीं करने दिया, ये कहकर कि बस बच्चे का ख्याल रखो। बच्चा अब पहले से काफी बेहतर था। अगले दिन हारिस दफ्तर जाने से पहले मुझे बहुत सारी हिदायत दे चुका था कि इसे अकेला नहीं छोड़ना, इसके साथ ही रहना, कोई काम करने की जरूरत नहीं, बस इसका ख्याल रखना। आज फिर से जुमेरात थी। मुझे लगा शायद आज फिर वही फकीर ले आए, मगर वो नहीं आई थी। सुबह से दोपहर और फिर शाम भी हो चुकी। पूरा दिन ऐसे ही गुजरा था। हारिस भी दफ्तर से आते ही बच्चे के पास था। खाना वो आते वक्त साथ ले आया था क्योंकि मुझे इसने मना कर रखा था कि बच्चे को अकेला छोड़कर कुछ मत करना। खाना खाकर मैं चाय बनाने किचन में चली आई। चाय बनाकर मैं वापस जा रही थी जब मुझे कमरे से आती आवाज सुनाई दी और मैं वहीं रुककर सुनने लगी थी। हारिस किसी से बात कह रहा था, तुम फिक्र मत करो, बच्चा अब बिल्कुल ठीक है। मैं और महानूर इसका बहुत ख्याल रखते हैं। तुम इसकी फिक्र मत किया करो। वो यहाँ बिल्कुल ठीक है, तुम बस अपना ख्याल रखा करो। क्यों इतनी फिक्र करती हो? मैं हूं ना यहाँ पर, मैं सब संभाल लूंगा। इसकी बातों से मुझे अंदाजा हो चुका था कि वो जिससे भी बात कर रहा था वो कोई लड़की ही थी जो बच्चे का पूछ रही थी। मतलब वो इसको जानती थी और बातों से लग रहा था वो इस बच्चे के लिए काफी फिक्रमंद भी थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि ये कोई और नहीं, वही फकीरनी है। मगर ये हारिस को कैसे जानती थी? और वो तो कभी नहीं मिला था इससे। इसने तो इस घर में मेरे अलावा किसी को देखा तक नहीं था। फिर ये सब क्या था? क्या वो पहले से हारिस को जानती थी और हारिस भी इसे जानता था, इसलिए वो इस बच्चे से इतना प्यार करता था? सबसे पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया कि कहीं इस औरत से हारिस ने शादी तो नहीं कर रखी थी, और क्या पता ये बच्चा भी हारिस का अपना हो। तभी तो वो इससे इस कदर मोहब्बत करता था। इसके लिए इसने अपना काम छोड़ा जो इसने आज तक किसी के लिए नहीं किया था। इस बच्चे के लिए वो अपनी माँ से लड़ा था। आखिर क्यों? किसी अनजान के लिए कौन ऐसा करता है? एक दिल किया कि अभी जाकर पूछूं कि क्या सच है, मगर इस तरह बात बिगड़ सकती थी। मुझे सोच समझकर कुछ करना था। जज्बात में आकर कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी जिस पर बाद में मुझे अफसोस होता। हारिस फोन बंद कर चुका था। मैं भी चाय लेकर अंदर चली आई थी। किसका फोन था? मैंने पूछा। एक दोस्त का था, कुछ काम डिस्कस कर रहा था। हारिस ने मुझसे झूठ बोला और वो फोन पर बच्चे के बारे में बात कर रहा था, ना कि दफ्तर की कोई बात। मगर इस वक्त मैं खामोश रही। मैंने सोचा था अम्मी से इस बारे में बात करूंगी, और फिर अगले दिन मैं अपनी अम्मी के घर मौजूद थी। सारी बात इनको बताई, जिस पर उन्होंने मुझे चुप रहने का ही कहा था कि जैसे चल रहा है चलने दो। मगर मैं इतनी बड़ी बात कैसे नजरअंदाज कर सकती थी? इनके सामने तो मैं कुछ ना कहने और करने का कहकर वहां से चली आई थी।
मगर मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना था। मैंने हारिस की हर बात नज़र रखनी शुरू कर दी। वो जब भी किसी से बात करता तो मैं गौर से सुनती थी। मुझे इसे सबूत के साथ पकड़ना था, मैं बस मौके की तलाश में थी। फिर आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल गया था। बच्चे को मैंने अपनी सास के पास छोड़ा और खुद घर से निकल पड़ी। मेरा रुख होटल की तरफ था जहां हारिस को आज जाना था। आज सुबह ही मैंने इसकी सारी बातें सुनी थी। वो किसी से मिलने होटल जा रहा था और बातों से ऐसा ही लग रहा था कि वो इसी लड़की से मिलने जा रहा था। वो खुद आज काफी खुश लग रहा था। वहां पहुंचकर सामने का मंजर देखकर मुझे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरा शक ठीक निकला, हारिस इसी औरत से मिलने आया था। वो दोनों ही सामने टेबल पर बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। और इस औरत को तो मैं भूल ही कैसे सकती थी। वो वही फकीरनी थी। आज मुझे यहाँ से खामोशी से वापस नहीं पलटना था। मुझे ये राज जानना था, क्या था जो मुझसे छुपाया जा रहा था। इसीलिए मैं चलती हुई इनके पास आ रुकी थी। वो औरत जो बोलने में मसरूफ थी मुझे देखकर एक पल को रुक गई। इसके चेहरे पर हैरत और परेशानी साफ थी। इसे चुप और सामने देखता देखकर हारिस ने भी पलटकर मुझे देखा था और हैरत से उठ खड़ा हुआ था। तुम यहाँ कैसे, क्या कर रही हो? इसने एक साथ इतने सवाल कर डाले थे। आप यहाँ इस वक्त इस औरत के साथ क्या कर रहे हैं? इसके सारे सवालों को नजरअंदाज करते मैंने अपना सवाल किया था, जिस पर इसने मुझे घर चलने का कहा। घर जाकर बात करते हैं। मगर मुझे ये सब अभी इसी वक्त पूछना था। वो औरत जो उठकर जाने ही लगी थी, मैंने इसे बाजू से पकड़कर जाने से रोका था और अपने सामने किया था। हारिस नहीं चाहता था यहाँ कोई भी हंगामा हो, इसलिए इसने मुझे अपने साथ चलने का कहा और इस औरत को भी। हम लोग होटल से निकलकर अब कहीं और जा रहे थे। कहाँ, ये बात मुझे नहीं मालूम थी। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। फिर एक जगह जाकर हारिस ने गाड़ी रोकी और हम गाड़ी से उतरकर एक फ्लैट में आ गए थे। इस फ्लैट का दरवाज़ा इस औरत ने खोला था और अब हम तीनों वहां बड़े सोफों पर बैठ चुके थे। घर का लॉक खोलने और इस औरत के अंदाज से इतना तो पता चल गया था कि ये घर इसी औरत का था। अब वो औरत मेरे सामने बैठकर मुझे बताने लगी थी, तुम्हें सच जानना है ना? तो सुनो, मेरा नाम रायमा है। वो बच्चा मैं ही तुम्हारे घर तुम्हें देने आई थी, एक फकीरनी के रूप में। क्योंकि अगर मैं इस तरह आती तो तुम कभी भी बच्चे को मुझसे नहीं लेती, और वो बच्चा मेरा है। इसलिए मैं हर जुमेरात की रात इसे देखने वहां आती थी। मेरी शादी को 4 साल गुजर चुके हैं और इन 4 सालों में मेरे यहाँ जो भी औलाद होती थी वो किसी न किसी वजह से मर जाती थी। फिर मुझे किसी ने एक बाबा जी के बारे में बताया। इनके पास गई तो उन्होंने कहा कि अब की बार जो भी औलाद हो, इसे किसी ऐसी औरत को दे देना जो बे औलाद हो। इस तरह करने से वो जिंदा रहेगी और इसके बाद भी जो औलाद होगी वो जिंदा रहेगी। मगर अपना बच्चा इस तरह किसी को दे देना आसान तो नहीं होता, वो भी एक माँ के लिए। हारिस को मैं जानती थी, हम एक ही दफ्तर में काम करते हैं। हारिस से मेरी थोड़ी बहुत बातचीत भी थी। मुझे पता था कि तुम दोनों की कोई औलाद नहीं है, क्योंकि हारिस ने मुझे बताया था। मुझे लगा मेरा बच्चा तुम दोनों के पास महफूज भी रहेगा, इसकी अच्छी परवरिश भी हो जाएगी। इसीलिए मैंने हारिस से बात की। हारिस इस बात से बहुत खुश हुआ था क्योंकि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो जानता था औलाद ना होने की वजह से आंटी इसे दूसरी शादी के लिए मजबूर करेंगी, जो कि ये करना नहीं चाहता था। बस फिर हमने मिलकर ये सब प्लान किया। अगर हम इसे तुम्हें ये बच्चा देते तो तुम बिल्कुल इस तरह शक करती जैसे अभी कर रही हो, और आंटी भी शायद बच्चे को ये सोचकर कबूल ना करती कि ये तो मन्नत की वजह से आया है। इसलिए हमें यही ठीक लगा। मैं जानबूझकर बेस बदल कर तुम्हारे घर आई थी और बच्चा तुम्हें दिया था। हारिस ये सब जानता था पहले से ही, और इसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही रखेगा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। इस दिन अस्पताल में मैं भी ही थी जब तुमने हारिस को फ़ोन करके बुलाया था और कहा था कि बच्चे की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। मैं भी हारिस के साथ ही चली आई थी इसे देखने, और बाद में फ़ोन करके हारिस से इसका हाल पूछ लिया करती थी। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो जो हारिस जैसा इंसान तुम्हें मिला।
तुम्हारी खुशी के लिए इसने ये सब किया। इसकी बातें सुनकर मुझे वाकई हैरत हुई थी और शर्मिंदगी भी कि मैंने इसे इंसान को गलत समझा जिसने मेरी खुशी के लिए इतना सब कुछ किया था, और वो भी मेरे साथ बैठा खामोशी से सब सुन रहा था। मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं रही थी कि नज़र उठाकर इसे देख सकूं, इससे नज़रें मिला सकूं। राइमा ने जब ये देखा तो मेरा हाथ पकड़कर हारिस के हाथ में दे दिया और कहने लगी, मेरी मन्नत पूरी हो चुकी है। मेरा बच्चा अब तुम दोनों का ही है। वो तुम दोनों के पास ही रहेगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों इसे मुझसे ज्यादा प्यार दोगे। इसने मुस्कुराकर हमें देखा था और अब हमने भी एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा था। हम दोनों अब घर वापस आ चुके थे। मैंने अपनी गलती की माफी भी हारिस से मांग ली थी और इसने मुझे माफ भी कर दिया था। वो था ही ऐसा नरम दिल, ख्याल रखने वाला। आज मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत औरत समझ रही थी, और समझती भी क्यों ना, वो औरत वाकई ही दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत ही है, जिसका हम सफ़र इसके साथ मुखलिस हो, इससे मोहब्बत करता हो। आज मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। हम तीनों इस वक्त बाहर एक होटल में मौजूद थे। हैदर को मैंने गोद में बिठाया हुआ था। हम मुस्कुराते हुए खाना खा रहे थे। ज़रूरी नहीं ज़िंदगी हमारे साथ हमेशा बुरा ही करे, हमें धोखा ही दे। कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, मगर हम लोगों ने अपनी सोचों को इस कदर मनफी कर लिया है कि हम इसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं। कभी अच्छा सोच कर देखें और कुछ ना सही दिल को सुकून ज़रूर मिलेगा। अच्छा सोचें, अच्छे की उम्मीद रखें। अल्लाह कहता है तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा गुमा करोगे। अच्छे गुमान करें, मनफी सोचों को खुद से दूर कर दें। यकीन जाने जिंदगी जिंदगी लगेगी, बोझ नहीं। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।